नमस्कार, मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। एमएस टीवी में आपका स्वागत है और इस प्रोग्राम में हम आमंत्रित करते हैं किसी न किसी खास मेहमान को। आज हमारे साथ मौजूद हैं हेमा पॉल, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं। आज हेमा पॉल से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी। हेमा जी, सबसे पहला जो मेरा आपसे प्रश्न है कि आपका किस शहर से आप हैं, बिलोंग करती हैं, कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई, शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं अपने। जी। मैं पंजाब से हूँ। मैं पंजाब में पैदा हुई, बड़ी हुई, मेरी स्टडीज़ वहाँ की हैं। फिर उसके बाद मैं मेरे कॉलेज तक वहीं थी। जी। उसके बाद जब जॉब लगी मेरी, तब भी वहीं पंजाब से स्टार्ट किया। हम्म। फिर उसके बाद आफ्टर मैरिज मैं दिल्ली आ गई। ओके। जी। फिर उसके बाद यहाँ की एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। आपको पता है, मैरिज हो जाती है तो एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है। जी बिल्कुल। ठीक है, एक लाइफ की सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर सहमत हूँ पूरी तरीके से। जी। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में फिर आपकी शादी होती है, तो शादी से एक टर्न तो आता है जीवन के अंदर। जी, राइट। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि जो टर्न आया आपकी लाइफ में, तो क्या आपको लगता था कि जो मैं करना चाहती हूँ जीवन में, तो उसको लेकर के वाज दैट सपोर्टिव एनवायरनमेंट, या फिर आपको थोड़ा सी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्या रहा? नहीं, मैं तो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, जी। लेकिन मैरिज के बाद जैसे होता है ना, लाइफ एक रुक गई। एक अच्छा। स्टॉप लग गया। ओके। फिर उसके बाद मैरिज के 2 साल के बाद मेरे बच्चे हुए। फिर उसके बाद तो बिल्कुल ही, आपको पता है, बच्चे होने के जी बाद जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल लाइफ चेंज। फिर बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। जब हम माँ बन जाते हैं हम्म, तो बच्चों के लिए ही अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं कि बच्चों को अब करना, और मैंने किया भी। मैं चाह के भी फिर काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि बच्चों मुझे मैं शुरू से ही ऐसी थी कि नहीं, मेड्स के ऊपर नहीं छोड़ना बच्चों को। फिर मैंने ये सोचा कि पहले बच्चों को कुछ मैं इनका बेस बना दूं, और फिर उसके बाद कुछ करना होगा तो मैं करूँगी। मैं कभी ऐसे नहीं सोचती थी कि एज मैटर करती है किसी भी चीज़ के लिए। एज मैटर नहीं करती। आप किसी भी एज में पढ़ाई भी कर सकते हो, किसी भी एज से आप अपना कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मैंने, जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, तब मैंने अपना काम स्टार्ट किया। ओके। जी। जब पढ़ाई लिखाई के दौरान आप क्या करना चाहते थे, कि आपको लगता था कि मैं शायद एंटरप्रेन्योर बनूंगी या मैं कोई जॉब करूंगी, तो क्या रहा? जैसे मैंने देखा आपका प्रोफाइल, तो आपने ओसवाल ग्रुप के साथ में भी काम किया है आपने। जी, जी, जी। मैंने जो मेरी एमबीए करी है मैंने, और एमबीए में मैंने फिर उसके बाद जब हमारा सेमेस्टर सिस्टम होता है, जब लास्ट सेमेस्टर था तो मेरा एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो मैंने ओसवाल से अपना वो स्टार्ट किया। जो भी सीखा ओसवाल में जाके सीखा। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा और कुछ सिखाया भी। अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बहुत चीज़ें मैंने सीखी और सिखाई। जी। और वही ज़िंदगी में जो स्टार्टिंग में हमने सीखा, अगर हमें सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हम आगे कभी मार नहीं खा सकते। जब हम स्टार्टिंग में हमें एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए ना, तो कभी भी हम रुक नहीं सकते, कभी कहीं मार नहीं खा सकते। आपको ऐसा लगता था कि जो आपकी जर्नी शुरू हुई थी जो ओसवाल ग्रुप से, तो वहाँ पे आपने कुछ ऐसे अनुभव अर्जित किए कि जो बाद में जाकर के आपको काम आए? हाँ जी। वहाँ पे मैं एज अ ट्रेनी गई थी सबसे पहले। तो जो मेरे एचआर थे, मैंने एमबीए एचआर में किया है, तो जो मेरे एचआर थे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और जो उन्होंने मुझे सिखाया तो वो आज भी मेरे दिमाग में है। और वही चीज़ें मेरे जब अंदर तक हैं, तो वो मैं उनकी सिखाई हुई बातें आज भी अप्लाई करती हूँ अपने काम में। ओके। जी। वो उनकी सिखाई बातें मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। जी जी बिल्कुल। हेमा जी, आज महिला सशक्तिकरण की बात जो है कई जगहों पर, कई प्लेटफॉर्म्स पर होती रहती है, लेकिन ये भी उतनी बड़ी सच्चाई है कि एक लड़की पढ़ाई लिखाई करती है और उसके बाद उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो 10 या 15 साल का, जो लगभग 15 साल का जो पीरियड होता है, तो वो बहुत सारी जो लड़कियां हैं, तो उनके जीवन में एक तरीके से एक एक गति जैसे रुक जाती है, ऐसा लगता है। और उनकी वजहें भी हैं, क्योंकि आपको घर भी देखना है, परिवार देखना है, बच्चे देखने हैं। और जब तक आप वापस आते हैं तो आपके अंदर एक फेयर फैक्टर भी होता है कि अब 15 साल बाद अगर मैं मार्केट में जाऊंगी तो मार्केट बदल चुका होगा, शिक्षा के पैरामीटर्स बदल चुके होंगे, लोग बदल चुके होंगे, कंपनीज कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कुछ आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा।
बिल्कुल हुआ। मुझे जब मैंने स्टार्ट करना था तो बहुत सारे सवाल थे मन में, कैसे करेंगे, क्या होगा लाइफ में। कुछ उस टाइम पे कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज भी थे, तो उस वजह से मैं सोचती थी कि मैं ये कदम उठा रही हूँ और आगे क्या होगा पता नहीं, इसमें सक्सेस होंगे नहीं होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे साथ कोई एक सपोर्ट सिस्टम रहता है ना, तो हिम्मत आती है। मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट था, मेरे बच्चों ने पूरा कोऑपरेट किया। कभी भी मैं अपने काम के लिए जाती थी, मीटिंग्स के लिए जाती थी, कभी उन्होंने परेशान नहीं किया। जो उनको काम देकर जाती थी वो अच्छे बच्चों की तरह करके रखते थे। और जब इससे हमें और हिम्मत मिलती है। और जो मेरे मेंटर थे लाइफ में, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, उनका भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ी। मैं कभी भी भारती जी ये नहीं कह सकती कि हम बिना सपोर्ट के आगे बढ़ सकते हैं। हर एक इंसान को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे अभी मैं एक कंपनी चला रही हूँ, तो मेरे एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो मैं उसे रन नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है ना। तो वो एक सपोर्ट हो जाता है हमें। मैं उस तरह के सपोर्ट्स की बात करती हूँ। मेरे बच्चे अगर कहेंगे मम्मा आप घर आओ, आप ये करो, हमसे ये नहीं हो रहा, तो मैं अपना बिजनेस पे पूरा फोकस नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो वो एक सपोर्ट होता है। ऐसे सपोर्ट जब साथ में होते हैं, मम्मी पापा को रात को जब मैं बाहर अपनी मीटिंग्स के लिए लेट हो जाती हूँ, तो माँ बाप हैं, चिंता करते हैं, लेकिन उनको मुझ पे कॉन्फिडेंस है कि हमारी बेटी गई है और जहाँ गई है अच्छी जगह गई होगी और वहाँ से सही से आ जाएगी घर। तो ये एक सपोर्ट जो होता है फैमिली का, ऑफिस का, फिर जिनसे हम मिलते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जी। हेमा जी, ये तो रही एक सपोर्ट की बात, लेकिन आज का जो चैलेंजिंग फेज है, चैलेंजिंग जो युग है, उसमें आपको कोई ना कोई ऐसा काम भी चुनना होता है कि जिसमें आप एक्सेल करें, जिसमें आप बहुत अच्छा करें। तो ये भी एक मन के अंदर बात होती है। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते आपके बीच में रहे होंगे, आपको लगा कि ये भी मैं चुन सकती हूँ, ये भी चुन सकती हूँ, तो क्या चुना आपने कि मुझे? ये तो है। मैं अपनी एक थोड़ी सी बात बता सकती हूँ आपको शुरू से? बिल्कुल बिल्कुल बताइए आप। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने 11th में मेडिकल लिया, लेकिन किसी वजह से मुझे 12th में से फिर अपना सब्जेक्ट्स चेंज कर, मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले ली, मैं ह्यूमैनिटीज़ में आ गई। उसके बाद मेरा मन था कि जैसे जब हम 15 साल 16 साल पहले की बात करें या 17 साल, उस टाइम पे कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा वो आ गया था। जी, बिल्कुल। मैंने सोचा मैं BCA करती हूँ और MCA करके कुछ सॉफ्टवेयरिंग का कुछ करूँगी। तो मैंने BCA किया, लेकिन उसके बाद सडनली फैमिली में कुछ हुआ, तो मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, मुझे कुछ छोटी सी डिग्री करनी थी। मैंने सोचा MCA उस टाइम पे 3 साल की थी, मैंने सोचा चलो MCA नहीं कर पाएंगे तो 2 साल की मैं MBA कर लेती हूँ, जो कि प्लान नहीं था मेरी लाइफ में। कभी कभी चीज़ें हमारी प्लान होती नहीं है, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो भी होती है। तो ऐसे मैंने चेंज किया। फिर उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि मैं एक कंपनी रन करूँगी, एंटरप्रेन्योर बनूंगी। तो ऐसे ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो हमें मिलता है उसको एक ब्लेसिंग के तौर पे हमें लेना चाहिए और करना चाहिए। हम कभी कभी ऐसी दो राहें पे आ जाते हैं, हमें किस तरफ जाना है। तो मैं सबका तो नहीं कह सकती, अपना कह सकती हूँ। मैं हमेशा वो चीज़ करती हूँ जो मेरा दिल कहता है कि ये सही, जो दिमाग कहता है वो नहीं, क्योंकि दिमाग तो दूसरों के तरह, मतलब जो दूसरे कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इन्फ्लुएंस होके भी गलत स्टेप ले सकते हैं। जो आपका दिल कह रहा है ना, आप वो करिए और पूरे डेडिकेशन के साथ करिए, सक्सेस आपको मिलेगी। कभी भी जो चीज़ आपने करनी है दिल से करेंगे तो ऊपर तक जाएंगे। बिल्कुल। और मैं उसको एक स्टेप आगे कहता हूँ कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और वो आपको बिल्कुल सही रास्ते पे सही गाइड करेगी, कभी मिसगाइड नहीं करेगी। जी, ये बिल्कुल सही बात है। अपने मन की बात सुनो, ये नहीं लोगों से इन्फ्लुएंस होके वो ये कर रहा है हम भी वो कर लें, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपने बिजनेस शुरू किया? मैंने सैनिटरी पैड्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया। उसका भी एक कारण है, जो कि हमारे देश की औरतें पैड्स यूज़ नहीं करती हैं। अर्बन की मैं बात नहीं कर रही, रूरल एरियाज़ की बात कर रही हूँ। अर्बन में तो ज़्यादातर लोग करने लग गए हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में आज भी नहीं करती हैं लेडीज़। उससे उनको हम अवेयर कराते हैं कि आपको पैड्स यूज़ करने हैं, नहीं तो आपको ये बीमारियां लग सकती हैं अगर आप नहीं करेंगे।
तो ये एक मिशन के साथ हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है, आगे तक जा रहे हैं और जो हमारा मोटिव है उसे पूरा करने में शायद हम आगे चल के कामयाब होंगे। बिल्कुल। हेमा जी, जो आपने चुना है ये एक ऐसा विषय है कि जहाँ पर बहुत सारी जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो इसको टैबू समझते हैं, वो कई बार बात भी नहीं करना चाहती, बात नहीं करती, और कई बार एज फॉर द मेल मेंबर्स आर कंसर्न तो उनको तो ये पता भी नहीं होता है कि क्या हो क्या रहा है नहीं, किस तरीके से हाउ दे आर मैनेजिंग। तो आप जो इंटरवीन करते हैं या पेनिट्रेट करते हैं वो कैसे करते हैं, मतलब कहाँ आप जाकर के किनको पकड़ते हैं और किस तरीके से उनके बीच में जाते हैं और कैसे अपनी इंफॉर्मेशन भेजते हैं? हम लोग ने जब स्टार्ट किया था स्लम्स से स्टार्ट किया था। हम लोग स्लम्स में जाते हैं, वहाँ लेडीज सुबह सुबह आपको मिलेंगी या तो शाम को मिलेंगी, दिन भर में वो अपने काम करने पे निकल जाते हैं। बिल्कुल। सुबह सुबह जाके हम लोगों ने वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए, उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा कि आप क्यों नहीं लेते हैं ये पैड्स, क्यों नहीं यूज़ करते हो। तो कुछ औरतों ने तो बोला हमें पता ही नहीं है ये पैड होता है, ओके। और कुछ औरतों ने ये बोला कि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम इसे इस्तेमाल कर सके, और कुछ जगहों पे पहुंच ही नहीं है, वहाँ पे लोग जब जानते नहीं है तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं, वहाँ दुकानों में है ही नहीं, पैड ही नहीं है। ऐसे भी गांव हैं कुछ नहीं जानते। तो उसी चीज़ को हम करने के लिए निकले हुए हैं, हर एक देश में एक एक कोने पे ये पैड पहुँचाना है, ताकि हमारी देश की औरतें जब स्वस्थ रहेंगी तभी उनके परिवार स्वस्थ रहेंगे। अगर औरत बीमार हो गई तो आप जानते हैं पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन एक प्रश्न से आप लगातार जूझते रहे होंगे कि आज ये पैड आ गए हैं, मैडम हम तो बहुत पहले से, हमारे पूर्वज तो पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते रहे हैं, तो हम तो वही ओल्ड ट्रेडिशन या ओल्ड चीज़ें जो है, और ये बातें ऐसी हैं कि तो किसी को बताई नहीं जाती। तो इस तरह के सवालों से भी आप जूझते रहे क्या? बिल्कुल, लोग बात नहीं कर सकते इससे खुलकर। आजकल तो थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है जैसे जैसे, तो लोग वहाँ पर अर्बन एरियाज़ की बात नहीं मैं कर रही, रूरल एरियाज़ में लोग बात नहीं कर सकते, वहाँ पे छुप के पैड खरीदते हैं, और इवन उनको ये भी नहीं पता कि ब्रांड्स होते हैं, कुछ भी नहीं पता। तो वो लोग जो बताते हैं हमें कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उन लोगों को जाकर समझाते हैं कि आप खुलकर बात करिए। एक चुप्पी तोड़न भी कुछ किसी ने स्टार्ट किया था, जी 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 बिल्कुल, चुप्पी तोड़ो करके, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है फाउंडेशन, और मैं उनको भी कहती हूँ कि आप सब करिए। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो ये नहीं सोचा था कि हमने ही आगे बढ़ना है। मैं चाहती हूँ सब मिलकर इस चीज़ को करेंगे तो ही हम अपने पूरे इंडिया को कवर कर पाएंगे। जो लेडीज़ नहीं बोल पाती हैं मैं उनको बोलूँगी कि वो बोलें, वो अपनी, आज का टाइम बदल चुका है, गाँव में जाकर भी गाँव की लड़कियां भी मेरे ख्याल में अब समझदार हो चुकी हैं बहुत। जो अब न्यू जनरेशन आ रही है सबको सब कुछ पता है, जो फोन, हाँ, जब स्मार्टफोन आ गए हैं सब जगह। अब देखिए स्मार्टफोन आपको गांव में मिल जाएगा लेकिन कई बार पैड नहीं मिलता। बिल्कुल, हाँ, तो मैं उनको बोलती हूँ जाके आप लोग बात करो, खुल के बात करिए, इसमें शर्माने वाली बात नहीं। अगर ये नहीं होगा तो हमारा संसार कैसे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम फेस करते हैं, उनको सिखाया जाता है, हमारी टीम हमारे साथ जाती है, सिखाती है, बताती है। तो काफ़ी जगह पे जहाँ हम अवेयरनेस कर चुके हैं वहाँ काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, अब लोग खुश हैं, और हम उनको बताते हैं अगर आप ये सब नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपको ये बीमारियां लग जाएंगी। जब ये बीमारियां लग जाएंगी तो फिर जो पैसा आप बचा रहे हो कि हम एक 3 रुपए का पैड ना लें, हम पैसा बचा लें, अब वो पैसा 5 रुपए करके दवाई में दोगे। तो उनको अब चीज़ें समझ आने लगी हैं, जो हम उनके दिमाग में बिठाना चाह रहे हैं वो बैठ रही हैं। बिल्कुल। हेमा जी, जैसे आपने ये चुना तो एक तो ये होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है जब बनता है व्यक्ति तो कई एस्पेक्ट्स पे ध्यान देता है, जैसे कि मेरा ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरा ये है कि मैंने ये चुनाव तो कर लिया है तो इसका मैं मार्केटिंग वगैरह मैं किस तरीके से करूँगी। एक तरीका ये होता है कि ये सब्जेक्ट मेरे दिल के करीब है, और कुछ व्यक्ति को कहीं ना कहीं खुद भी डिराइव अंदर से आई हुई होती है कि भाई मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा घटा है तो मैं लोगों को क्यों ना दूं, इस तरीके से। तो आपके जीवन में क्या ऐसा कोई फैक्टर था कि आपने यही चुना? जी, मैं खुद बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे कोई भी बात बोलने में मैं हेजिटेट नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। ये
मुझे भी इन्फेक्शन बहुत होता था पहले। अच्छा। जब हम मेरे फैमिली में सब डॉक्टर हैं, तो मैं ओपनली सबसे बात करती थी। तो जब मेरे घर में मैंने डिस्कस किया तो ये बाहर मतलब बात पता चली कि आप WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई भी पैड होगा ना, वो हमें 4 से 5 घंटे में चेंज करना चाहिए। ओके। ठीक है। आपका फ्लो किस तरह का है, वो हेवी फ्लो है, लाइट फ्लो है, वो मैटर नहीं करता। 4 से 5 घंटे में चेंज करना आपको चेंज करना है। हाँ। लेकिन जब हम लेडीज नहीं करती चेंज, वो लंबे समय तक उसको यूज करके रखती हैं, तो इन्फेक्शन क्रिएट होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। जब इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको इरिटेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यूटीआई इन्फेक्शन होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, वो होता है। तो उसके बाद हमें लगता है कि मुझे ऐसा होने लगा, तो मैंने मेरे घर में बात की, तो उन्होंने बोला कि ये हम लोगों ने फिर देखा ये क्यों हो रहा है। तो जब बहुत सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली उसको फील किया कि ये क्यों हो रहा है। जब मुझे इन्फेक्शन हुआ तब मैंने सोचा कि ये क्यों हुआ, पैड्स की वजह से हुआ है, पैड किस तरह के पैड यूज करने से हुआ है। तो वो जब हमने देखा कि हम सिंथेटिक पैड, मेरे भाभी बाहर रहते हैं इंग्लैंड में, उन्होंने मुझे एक वहाँ का पैड लाके दिया जो कि कॉटन का पैड था, और हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो है कि ड्राई नेट यूज करते हैं, तो ये एक रिसर्च कह लो। तो वो जो पैड हमने कॉटन का यूज किया, जब मैंने वो पैकेट यूज किया उसके बाद मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ जी। इस चीज में क्या ऐसा है, तो मैंने कहा कॉटन तो नेचर से बनी चीज जो होगी वो आपको इन्फेक्शन नहीं देगी, because your body is also you know made from the nature। तो हम भी मिट्टी से बने, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो यूज करने चाहिए। हम लोग जो पैड्स बना रहे हैं वो कॉटन बेस्ड पैड बना रहे हैं। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई कि ये इन्फेक्शन हमें जो हम ड्राई नेट पैड्स यूज करते हैं उससे क्या होता है, जो भी प्लास्टिक की चीजें होती हैं ना, हम कहते हैं प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाना, कैंसर हो जाएगा, प्लास्टिक पॉलीथीन बंद करिए, वो सब चीजें आपको पता है कहीं ना कहीं जाके कैंसर का रूप लेती हैं। तो हमने सोचा कि हम कॉटन पैड्स बनाते हैं, तो यहाँ से ये कॉटन पैड्स बनाने की हमारी जर्नी स्टार्ट हुई एक इन्फेक्शन की वजह से। ओके। मतलब ये कह सकते हैं कि जाके पाँव न फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पर आई। तो मतलब आप पर गुजरी तो आपने ये तो आपको लगा कि ऐसे तो बहुत सारी महिलाएं देश में होंगी कि जो इस तरह के दर्द से गुजरती होंगी या इस तरह की प्रॉब्लम से जूझती होंगी। बिल्कुल। देखिए हर पैड की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। अगर एक पैड की क्वालिटी ये है तो दूसरे पैड की क्वालिटी कोई कुछ और होगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश के लोग सब कॉटन पैड्स यूज करें। जी, सारी कंपनी कॉटन पैड्स बनाएं। हेमा जी, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई 2 रुपए का है या 3 रुपए का है, तो कई बार क्या होता है कि जो भारत के ग्रामीण इलाके हैं या रिमोटेस्ट एरिया ऑफ दिस कंट्री जो है, तो वहाँ पर 2 रुपए भी बहुत मायने रखता है, 3 रुपए भी बहुत मायने रखता है। कई बार लोगों को लगता है कि भाई मैंने अगर 2 रुपए का एक लिया और 5 लिए तो 10 रुपए चले गए, 10 रुपए मेरी सब्जी भी आ सकती है। तो इस तरह से वो सोचेंगे। आपने तो सब्जी की बात कर दी जी। मैं तो ये कहती हूँ कि लेडीज, मैं खुद माँ हूँ, वो कहते हैं कि 3 रुपए की तो 3 पेंसिल आ जाएंगी मेरे बच्चे की, 3 पेंसिल आ जाएंगी। तो जब आप इस तरह से सोच सकती हैं तो आप कल्पना कीजिए कि वहाँ पर बैठी हुई जो महिलाएं हैं वो किस तरह की सोच रखती होंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार या एनजीओज या सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है वो आपकी मार्केटिंग जो है होनी चाहिए, सो दैट दे कैन गेट द फ्री ऑफ कॉस्ट मे बी इस तरह के जो है वो एनजीओज वगैरह आपसे पैसे लेकर के खरीद लें और आगे जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, या जिस तरह से ऐसा कोई सिस्टम बना है जी। हम ऐसे ही कर रहे हैं। हम लोग एनजीओज हैं वो हमसे कम रेट पे लेते हैं। जैसे अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल एक हमारा MRP 56 है, हम उनको वो 20 रुपए 21 रुपए में दे देंगे या 25 रुपए में दे देंगे, वो लोग फिर आगे चल के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं एनजीओज को हमेशा सपोर्ट करती हूँ और एनजीओज को तारीफ भी करनी चाहिए, जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो फंड्स अपने हमारे पे लगाते, एक तरह से हम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमसे लेते हैं कम दाम पे और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे सब जगह फैलता है, सबकी जगह जाता है, जिसको नहीं मिल रहा उसको भी मिल रहा है ना। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो कि 1 रुपए का एक पैड चलाया उन्होंने, वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी।
वो भी बहुत अच्छा है। जी। तो गवर्नमेंट के साथ में भी आपके ऐसे कोई टाई अप्स हैं कि आपके जो पैड बनाए हुए जो नहीं, मैन्युफैक्चर किए हुए? अभी मेरा गवर्नमेंट के साथ ऐसा कुछ टाई अप नहीं है कि जो हम पैड्स बना रहे हैं, लेकिन हाँ एनजीओज के साथ हमारा ज़रूर है। एनजीओज हमसे लेते हैं, एक अफोर्डेबल प्राइस पे ले लेते हैं, फिर वो आगे चल के फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी। जी। कोई एनजीओ आपसे अगर जुड़ना चाहता है या वो खरीदना चाहता है तो क्या प्रोसेस होता है कि कहाँ जाए वो, कैसे वो बल्क ऑर्डर ले, किस तरीके से वो आप तक पहुँचे? कोई भी एनजीओ हमसे जब कांटेक्ट करता है तो फिर हमारी कोशिश ये रहती है, देखिए हमारा मेन मोटिव है कि पूरे इंडिया के एक एक कोने में पैड जाए औरत के पास, तो हमारे दिमाग में बस यही रहता है। ओके। तो उसमें अगर हमें अपने कुछ प्रॉफिट कम भी करना पड़ता है, हम करके उनको सपोर्ट करते हैं। ओके। एक दूसरे को, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, तो वो हमसे थोड़ा रीजनेबल प्राइस चाहते हैं, हम वो उनके साथ एग्री करके उनको देते हैं, हमसे बात करते हैं, हम उन्हें देते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके। ऐसा नहीं है रूल हमने कुछ बना रखा कि नहीं आप ऐसे करिए, आप वो ही एरिया में जाएंगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। जिसको लेना है वो हर एक जो फाउंडेशंस होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, वो अपने हिसाब से चलती हैं, उनका क्या क्या उनका अपना अलग सिस्टम होता है, तो वो अपने हिसाब से करती हैं। ओके। बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे जैसे यूनिट हैं या बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं या बहुत सारे लोग आपके साथ काम करते होंगे। बीइंग ए फीमेल, कभी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेल डोमिनेशन है या लोग काम नहीं कर रहे या मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं लगता? ऐसा नहीं है। अब पता नहीं, जब हम एक इंसान जब अच्छा होता है ना, शायद उसे सारे अच्छे ही मिलते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं? आप ये भी कह सकते हो जी। जब हम अपने आप को बुरा बोलेंगे तो दुनिया तो और खड़े हो जाएंगे बुरा बोलने के लिए। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ मेल डोमिनेंस का, ऐसा कि मुझे कोई डोमिनेट कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा से सबने सपोर्ट किया है। बिल्कुल। हाँ। कई बार महिला बॉस होती है तो लगता है कि अरे भाई ये तो महिला बॉस है। हमारे ऑफिस में जो मशीन ऑपरेटर हैं वो एक अकेले लड़के वही हैं और एक हमारे ड्राइवर जो हैं वो एक, बाकी सारी महिलाएं हैं। तो आपने महिला सशक्तिकरण का पूरा वो, हाँ जी, वो कभी कभी बोल देते हैं मैम हमें सब दबा रहे हैं। ओके। तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, हम एक फैमिली की तरह हैं। जैसे फैमिली में पापा तो एक ही होते हैं ना, बाकी मम्मी होती हैं, बहन होती है या भाई होता है ना, तो ऐसा नहीं होता। कभी किसी की बात सुननी पड़ती है, कभी किसी की। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डोमिनेट कर रहा है। तो एक अगर फैमिली एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे ना तो सारे खुश रहेंगे और किसी को किसी से कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। ये सब माइंडसेट होता है। कोई हमें क्यों, कोई हमारे अच्छे के लिए बोलेगा तो हमें पता चल जाएगा ये हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे तो कभी ये मन में नहीं आएगा कि वो हमें डोमिनेट कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% जो रिजर्वेशन भी किया है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है। तो जी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा बहुत अच्छा किया है, तो क्या अच्छा किया है इसमें? बहुत अच्छा किया है, प्रधानमंत्री जी हर चीज़ अच्छी कर रहे हैं जी। ये जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मेरा प्रोजेक्ट है ये भी PMEGP की स्कीम थी। अच्छा, ओके। तो मुझे तो मोदी जी बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ वो ऐसे ही नेता की हमें ज़रूरत है जो औरतों के लिए काम कर रहे हैं। आज तक मैं पीछे जो रहा है वो नहीं मैं बात करूँगी, कौन कैसा, किसी की बुराई नहीं हम कर सकते, लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग, मैं एज अपने बारे में बोल सकती हूँ, मैं एज अ लेडी जो वो काम कर रहे हैं मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और मैं चाहती हूँ आने वाले कई सालों के, अब हमेशा के लिए वही हमारे प्रधानमंत्री रहें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं भी एग्री करता हूँ। जो महिलाएं हैं तो उनका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो हम लोग अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, ऐसा रिसर्च भी कहती है। अभी जैसे 33% रिजर्वेशन है, आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर भी मैदान के अंदर हैं, बहुत कुछ कर भी रहे हैं, देश को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो कर ही रहे हैं लेकिन लोग भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले साल में 10 साल 20 साल महिलाओं के लिए कैसा होने वाला है? देखिए, जब हमारे मंत्री ऐसे होंगे ना, महिलाएं, आप अभी देखा नहीं आपने चंद्रयान में? जी जी बिल्कुल, है ना? तो जब हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है ना तो महिलाएं आसमान छुएंगी, है ना? मैं ये नहीं कहती कि जो जेंट्स हैं वो कुछ नहीं, वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं और हमेशा से करते आ रहे हैं,
बट आने वाले टाइम पे क्या होगा, जहाँ जहाँ पे भी औरतें अभी पीछे हैं ना, वो आदमियों के साथ साथ आगे बढ़ेंगी। कोई हमारे देश में आज चल रहा है, अगर ऐसे ही चलेगा ना तो हम सब इक्वलिटी में काउंट होंगे। मतलब आदमी और औरत मिलके काम कर रहे होंगे आने वाले कुछ समय में। औरतें भी उस जगह पे होंगी जहां आज बहुत साल पहले आदमी थे, मतलब इक्वल होके काम करेंगे। जी, आपको लगता है कि रोल अब बदल रहा है? बदल रहा है, रूल क्या, हर चीज बदल रही है। रोल जी, जो भूमिका है, जैसे महिलाओं की पहले भूमिका घर गृहस्थी को संभालने की थी, फिर धीरे धीरे करके उनको, तो अभी रोल बदले हैं। रूल आप देखिए, आजकल ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज रहती हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो कहीं ना कहीं जब बच्चे पैदा होते हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था, मम्मी संभाल रही हैं, है ना, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं। आज के टाइम पे हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करते हैं, वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करती है। तो मिलकर तो काम कर रहे हैं। ये सबके रोल चेंज हो रहे हैं। रात को पहले मम्मी ही जगती थी, आजकल पापा भी जगते हैं। जी, अभी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। जी बिल्कुल। हेमा जी, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो आपका कोई ईमेल, कोई आपका वेबसाइट या कुछ ऐसी कुछ भी आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो आपसे जुड़े और वो भी कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूट करें? जी, हमारे साथ जो भी जुड़ना चाहता है, हमारी कंपनी का नाम फेमविंग्स है, तो वो कहीं पे भी सर्च करेंगे, हमारी साइट पे डालेंगे फेमविंग्स की, या हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पे फेमविंग्स टाइप करेंगे तो उनको सारे लिंक्स मिल जाएंगे वहाँ पर। जी बिल्कुल। और वो हमें मेल कर सकते हैं और मेल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम उनको, हमारी टीम है पूरा, उनको रिप्लाई करेगी। मैं सबके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई आए और वो खाली हाथ ना जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ लेकर ही जाए, कुछ मतलब हमें सिखा के भी जाए। ऐसा नहीं कि हम ही सिखाएंगे, हम बहुत बड़े हो गए, ऐसा नहीं। बस आए, कोई खाली हाथ ना जाए। मेरी मन की इच्छा ये है। मैं किसी को नहीं ऐसे भेजना चाहती, खुश होके जाएं। जी बिल्कुल। अभी तक की जो लास्ट सवाल है मेरा ये, अभी तक की जो आपकी हेमा जी यात्रा रही है, तो उसमें हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत कुछ है, लेकिन मुझे आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि अभी आपका जो फेमविंग है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं। अब आगे की जो यात्रा है वो आपकी क्या होने वाली है? आगे की यात्रा में मेरा, अभी देखिए, मेंस्ट्रुएशन सैनिटेशन के ऊपर तो काम जो मैंने सोचा था कर दिया है, स्टार्ट हो गया है। पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं कहेंगे जब तक हमारे देश में हर जगह, हर कोने पे पैड नहीं मुझे दिखेगा। मैं तब बोलूँगी जब हर कोने कोने में पैड होगा, ठीक है, और औरत कहेगी मैं आज पैड इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इस्टेब्लिश अपने आप को तब कहूँगी। और एक साइमल्टेनियसली मेरे मन में एक चीज़ चल रही है, जो हमारे देश के बच्चे फ्लाईओवर्स के नीचे बैठ के मतलब भीख मांग रहे हैं आज, है ना, वो चीज़ एक कहीं बंद करके उनको एक अच्छी पढ़ाई दे के कुछ बनाना चाहते हैं। वो उस पे अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि काम करूँगी। बिल्कुल, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो अगर चाहत है, अगला हमारा काम होगा। औरत तो अब आगे बढ़ ही रही है, हमारे मंत्री जी साथ खड़े हैं, तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। सपोर्ट उनका बहुत अच्छा है। अगला काम बस ये है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले। बहुत सुंदर। और मारवा जी का भी थैंक यू करूँगी जी, क्योंकि जब मैं सबसे पहले मैं अंजू मैम का यहाँ थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे मारवा सर से मिलाया जी। फिर मारवा जी के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, वो एक ऐसे शून्य है जिसके साथ मतलब जब वो पीछे रहकर, आई मीन एक के बाद जीरो लगता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ती है जी, बिल्कुल। वो काम कर रहे हैं। वो भी यहाँ पे औरतों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी वे में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को मिलते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। उनका ये जो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि उनके इस इवेंट से हर कोई खुश होके जाता है बाहर। जब बाहर जाता है, दूसरों को खुशी दे रहे हैं, तो थैंक यू कहना चाहते हैं उनको जी। बिल्कुल जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हेमा जी कि आपने अपनी
यात्रा हमारे साथ शेयर की जी। और रूबरू प्रोग्राम में आपने बहुत सारी बारीकियों के बारे में बताया हमें, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका फेमविंग जो है वो बहुत ऊंचाइयां छुए जी, और जी। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को एस्टेब्लिश करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आपका। ब्लेसिंग्स चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक तो दर्शकों, ये थे हेमा पॉल। आज इस चर्चा में हमने बहुत सारी बातें की और किस तरीके से उन्होंने सैनिटरी पैड को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में एक बीड़ा उठाया है कि हर महिला तक ये सैनिटरी पैड पहुँचे, जिससे कि उसके स्वास्थ्य को लेकर के एक चेतना पैदा हो और लोग जो हैं स्वस्थ रहें। अक्सर देखा गया है कि दुनिया के अंदर महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं, और हेमा जी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। मुझे उनकी सोच ये जान करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।